हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आपके अपने YouTube चैनल ओजस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की क्लास में हमने पढ़ा ब्रिटिश कंपनी का बंगाल पर विजय। बंगाल विजय के माध्यम से यानी प्लासी और बक्सर के माध्यम से उन्होंने बंगाल की विजय की। अब बंगाल विजय के माध्यम से उसने भारतीय क्षेत्रों की जो मुख्य मुख्य शक्तियां थी जैसे मैसूर, मराठा, पंजाब, इन क्षेत्रों पर भी विजय की। विजय का सबसे बड़ा कारण था कि जो बंगाल में इन्होंने एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा धनी क्षेत्र पाया था जहां से राजस्व की उगाही कर कर महत्वपूर्ण सैनिक और अपनी अन्य शक्तियों के संदर्भ में उन सभी चीजों का इस्तेमाल इन पैसों से किया और अंततः भारत को एक उपनिवेश बनाया गया। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध और जानेंगे कि किस प्रकार से मैसूर को 4 युद्धों के माध्यम से पूरी तरीके से कब्जे में ले लिया जाता है और वहां एक छोटे से वाडियार वंश के शासक कृष्ण राज द्वितीय को गद्दी पर बैठाया जाता है और उससे सहायक संधि कर ली जाती है। तो आइए दोस्तों, हम इसको पढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा आपको पता होगा, अगर हम थोड़ा सा प्रीवियस में चलते हैं, शुरुआत में आप सबसे पहले यहाँ विजयनगर साम्राज्य था। मध्यकालीन भारत में आपने पढ़ा होगा और नए स्टूडेंट हैं तो आप जान लीजिए इस क्षेत्र में, दक्षिण भारत के क्षेत्र में विजयनगर साम्राज्य था और 1565 में विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है। और यहां पे एक छोटे से शासक वाडियार वंश का शासन स्थापित होता है और चलता रहता है। 18वीं सदी में जाकर दोस्तों, 18वीं सदी याद रखना आप, 18वीं सदी में नंजराज और देवराज दो, एक है यहां पे देवराज जो है सेनापति रहता है और नंजराज जो रहता है ये राजस्व मंत्री रहता है। इसके समय में क्या होता है, ये वाडियार वंश थोड़ा थोड़ा विकास करता है और इसी संदर्भ में यहीं वाडियार वंश में सैनिक के रूप में हैदर अली शुरुआत में भर्ती होता है। सैनिक के रूप में जब ये भर्ती होता है तो इसकी तीक्ष्ण बुद्धि, शक्तिशाली और अपनी महत्व के बल पर ये 1755 में दोस्तों, 1755 में डिंडीगुल का फौजदार बनता है। कहां का फौजदार बनता है? डिंडीगुल का फौजदार बनता है। जब डिंडीगुल का ये फौजदार बनता है तो यही डिंडीगुल में ही आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना भी करता है। 1755 में डिंडीगुल का फौजदार बनता है और आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण भी यही करता है। अब आगे हम चलते हैं दोस्तों। इतना आप समझ लिए होंगे कि अब धीरे धीरे ये मैसूर राज्य का विकास हो रहा है, मैसूर का विकास हो रहा है और 1761 में जाके हैदराबाद मैसूर की गद्दी पर बैठ जाता है। 1761 में मैसूर की गद्दी पर बैठ जाता है। मैसूर की गद्दी पर बैठता है। अब आपके दिमाग में एक चीज दोस्तों यहां जाना चाहिए कि जब ये शक्तिशाली हो रहा है, इधर आपके पता है मराठे हैं, इधर यहां मद्रास में इस क्षेत्र में ब्रिटिश कंपनियों का आधिपत्य है और यहां पे निजाम का शासन है, तो शुरुआत में ही इसको क्यों नहीं कुचल दिया गया? शुरुआत में ही इसको क्षेत्र को जीत क्यों नहीं ली गई? तो इसका सबसे बड़ा रीजन दोस्तों ये था कि मैसूर राज्य को मराठे भी शुरुआत में चाहते थे ये रहे, ब्रिटिश कंपनी भी चाह रही थी मैसूर राज्य बना रहे और निजाम भी चाहता था कि मैसूर बना रहे। क्यों? क्योंकि इसको एक बफर स्टेट के रूप में लोग देखते थे। क्यों? अगर मराठा डायरेक्ट बिना इसको पार किए डायरेक्ट ब्रिटिश कंपनी पर हमला नहीं कर सकते थे और मराठे भी ये सोचते थे अगर ब्रिटिश कंपनी को हमारे पर डायरेक्ट हमला करना है तो सबसे पहले उसे मैसूर होकर गुजरना पड़ेगा
और इधर ये अपना क्षेत्र बचाने के लिए कि डायरेक्ट हमारे क्षेत्र में मराठे या ये जो यहाँ मद्रास में है ब्रिटिश सैनिक ये हमारे ऊपर हमला ना कर दे, इसलिए ये तीनों शक्तियां यानी निजाम, इधर मैसूर है सॉरी मराठे हैं, और ये क्षेत्र जो है आपका, अगर हम रेड पेन से इसको दिखाएं तो ये जो क्षेत्र है ये है आपका ब्रिटिश कंपनी का, और बीच का ये जो क्षेत्र है, ये बीच का जो क्षेत्र है ये आपका मैसूर का है। तो मतलब इनको अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए, ब्रिटिश कंपनी को यहां बने रहने के लिए और निजाम को बने रहने के लिए ये सोचते थे कि मैसूर को बना रहना जरूरी है। लेकिन हैदर अली की अगुवाई में मैसूर राज्य धीरे धीरे विकास करने लगता है, इनके भी क्षेत्रों को जीतने का प्रयास करता है, निजाम की तरफ भी बढ़ने का प्रयास करता है और ब्रिटिश कंपनी की तरफ भी बढ़ने का प्रयास करता है। जब ये चीजें ब्रिटिश कंपनी भी देखती है और मराठे भी देखते हैं, निजाम भी देखते हैं कि ये हमारे ही क्षेत्र के लिए मैसूर राज्य जो है हैदर अली के संदर्भ में खतरा बनता जा रहा है, तो इन तीनों का एक त्रिगुट तैयार होता है, यही पहले युद्ध का कारण बनता है। अब इसको हम देखते हैं प्रथम युद्ध। आपने समझ लिया कि प्रथम युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी अब बहुत बड़ा मैसूर को खतरा मानने लगी थी, क्योंकि हैदर अली उधर फ्रांसीसियों से भी संपर्क साधे हुए है, और जो डिंडीगुल में इन्होंने एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी वो फ्रांसीसियों की सहयोग से ही की थी, और फ्रांसीसी और ब्रिटिश कंपनी आपस में विरोधी थी। तो ये सोचे कि कहीं फ्रांसीसी और ये हैदर अली हम दोनों से मिलकर हम पे ब्रिटिश पे हमला ना कर दे या हमारी कंपनियों पर हमला ना कर दे। तो इसने क्या किया, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। कब से कब तक होता है दोस्तों, 1767 से 1769 के बीच। ठीक है दोस्तों। अब इसमें आप दो गुट बनते हैं, एक तो हैदर अली के संदर्भ में अकेले रहते हैं ये हैदर अली, और दूसरी तरफ होते हैं ब्रिटिश कंपनी, मराठा और निजाम, हैदराबाद के निजाम। ये तीनों मिलकर आक्रमण करते हैं हैदर अली पर, और हैदर अली सामना भी करता है। लेकिन हैदर अली की कूटनीतिक चाल इतनी बढ़िया थी, कूटनीति के माध्यम से मराठा और निजाम को जल्द ही अपने साइड मिला लिया। जब मराठा और निजाम को अपने साइड मिला लिया तो क्या हुआ, ब्रिटिश कंपनी अकेले पड़ गई और जगह जगह इसको हारना पड़ा। इन तीनों ने बाद में, निजाम, मराठा और हैदर अली तीनों का गुट मिलकर ब्रिटिश कंपनी से लड़ाई की, और ब्रिटिश कंपनी कई मोर्चों पर पराजित हुई, और अंततः इसे मद्रास की संधि करनी पड़ी। किसे, ब्रिटिश कंपनी को अपमानजनक संधि करनी पड़ी। मद्रास की संधि होती है, इसको अपमानजनक संधि लिख सकते हो, अपमानजनक संधि। किसके लिए, ब्रिटिश कंपनी के लिए, क्योंकि कई मोर्चों पर ये हारी हुई थी और अपमानित होकर इन्होंने बचते हुए अपने आप को मद्रास की संधि की कब की, 1769 में। ठीक है दोस्तों। मद्रास, इसमें क्या था कि जो जीते गए प्रदेश थे एक दूसरे को वापस कर दिया गया, और ब्रिटिश का जो सपना था मैसूर को अपने साम्राज्य में मिलाने का, वो इस समय पूरा नहीं हो पाया। अब आगे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे मद्रास की जब संधि होती है तो इसमें एक बहुत बड़ा कारण सेकंड युद्ध के लिए रहता है। क्या रहता है कि मद्रास की जब संधि होती है तो ब्रिटिश कंपनी और हैदर अली के बीच जो ये संधि होती है उसमें ब्रिटिश कंपनी द्वारा कहा जाता है कि यदि आप पर यानी हैदर अली यानी मैसूर पर कोई हमला होता है तो ब्रिटिश कंपनी उसका साथ देगी। यही चीज हैदर अली के भी संदर्भ में था। अगर ब्रिटिश कंपनी के ऊपर निजाम या मराठे हमला करते हैं तो हैदर अली ब्रिटिश कंपनी का साथ देगी। लेकिन ये चीजें टूट जाता है तब जब 1771 में मराठों ने मैसूर पर हमला किया।
मैसूर पर जब हमला किया तो 1769 की मद्रास की संधि के अनुसार ब्रिटिश कंपनी को हैदर अली की सहायता करनी चाहिए थी। किससे? मराठों से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब इन्होंने सहायता नहीं दी तो जो ये 1769 की मद्रास की संधि थी ये टूट गया। अब टूट गया तो इन्होंने क्या किया, हैदर अली ने क्या किया दोस्तों, सेकेंड आंग्लो मैसूर युद्ध को जन्म दिया। यहीं से टूटने से क्या हुआ, सेकेंड आंग्लो मैसूर युद्ध का उद्भव होता है। कब होता है तो लिख लेते हैं इसको दोस्तों, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक होता है, 1780 से 1784। ठीक है दोस्तों। अब जब इसके बीच युद्ध होता है तो आपको हमने अभी जस्ट बताया कि ब्रिटिश कंपनी ने साथ नहीं दिया और 1769 की जो मद्रास की संधि थी वो टूट गई। अब हैदर अली, आपको पता है हैदर अली तो फ्रांस इनसे ब्रिटिश कंपनी से गुस्सा तो है ही है क्योंकि उसने साथ नहीं दिया और मराठी आक्रमण किए उस पर। अब हैदर अली ने कूटनीतिक चाल चलते हुए मराठा और निजाम को अपनी साइड मिला लिया प्लस हैदर अली। इन तीनों का फिर सेकेंड युद्ध में एक त्रिगुट तैयार होता है और ब्रिटिश कंपनी से फिर लड़ना शुरू करते हैं। कई मोर्चों पर हैदर अली द्वारा इन तीनों के गुटों द्वारा ब्रिटिश कंपनी को हराया भी जाता है। लेकिन इस समय ब्रिटिश कंपनी का जो नेतृत्व करता था वो था सर आयरकूट। वही सर आयरकूट जिसने वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को हराया था। तो सर आयरकूट ने बड़ी चतुराई से और कूटनीति के माध्यम से मराठे और निजाम को अपनी साइड मिला लिया। ये सेकंड की बात है। पहले में क्या किया कि हैदर अली ने मराठा और निजाम को अपने साइड मिलाया और अंग्रेजों को शिकस्त दी। दूसरे में शुरुआत में निजाम और मराठे तो हैदर अली के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन इसके कूटनीतिक चालों ने मराठा और निजाम को अपने में मिला लिया और आगे चलकर जब इसको मिला लिया यहां पे तो युद्ध हुआ और हैदर अली कई मोर्चों पर पराजित होता है। और सबसे बड़ा मोर्चा जो रहता है पोर्टोनोवा का युद्ध, पोर्टोनोवा का युद्ध, नोवो भी कहा जाता है, पोर्टोनोवो का युद्ध। इसमें क्या होता है, सर आयरकूट के नेतृत्व में हैदर अली परास्त होता है और इस परास्त को वो झेल नहीं पाता और अंततः 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है दोस्तों, 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की मृत्यु होते ही इसका बेटा टीपू सुल्तान ये शासक बनता है और इस युद्ध को आगे बढ़ाता है और 1784 में अंततः जाके मैंगलोर की संधि से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। तो आइए मैंगलोर का संधि हम देखते हैं। समाप्त कैसे होता है दोस्तों ये, तो मंगलौर की संधि द्वारा। मंगलौर की संधि कब होती है, कई बार आपसे पूछा गया, आगे भी पूछा जा सकता है। 1784 में मंगलौर की संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के माध्यम से हुई। आपको ऑप्शन में दे देगा मद्रास की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि या मंगलौर की संधि या मद्रास की संधि। तो आपको बताना क्या पड़ेगा, द्वितीय जो युद्ध समाप्त हुआ वो मैंगलोर की संधि से समाप्त हुआ और प्रथम जो युद्ध समाप्त हुआ था वो मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। अब मैंगलोर की संधि में क्या था, जो जीते गए प्रदेश थे एक दूसरे को वापस कर दिया गया। यहाँ पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन टीपू सुल्तान समझ गया था कि जैसे ही अब अंग्रेजों को ये मौका मिलेगा हमला करने का तो वो तुरंत हमला करेंगे। ठीक है, तो टीपू सुल्तान अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए उसने फ्रांस में, कुस्तुनतुनिया में, ईरान के पास, मिस्र के पास कई जगह अपने राजदूत भेजे और फ्रांस में राजदूत भेजने की वजह से काफी ब्रिटिश कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच काफी खटास देखी जाती है और अंततः जब कॉर्नवालिस द्वारा
अपने मित्रों की, भारतीय मित्रों की सूची जारी की जाती है तो उसमें टीपू सुल्तान का नाम नहीं रहता। इससे टीपू सुल्तान चिढ़ जाता है और वो त्रावणकोर पर हमला कर देता है, जो उस टाइम अंग्रेजों के कब्जे में था। ठीक है दोस्तों, जब उस पर हमला कर देता है तो कॉर्नवालिस भी युद्ध की घोषणा कर देता है और यहीं से तीसरे युद्ध की शुरुआत होती है। तो हम तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है, अब इसमें सबसे पहले कारण मैंने आपको बता दिया, कॉर्नवालिस द्वारा भारतीय मित्रों की जब सूची जारी की जाती है तो उसमें टीपू सुल्तान का नाम नहीं रहता है। टीपू सुल्तान के नाम नहीं रहने की वजह से वह खफा होता है और ब्रिटिश कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र पर वह हमला करता है, जिससे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत होती है। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कब से कब तक लड़ा गया था दोस्तों, 1790 से 92, इस दौरान ये लड़ा गया। इसमें क्या हुआ, टीपू सुल्तान हारता है, टीपू सुल्तान हार जाता है और उसे एक अपमानजनक संधि श्रीरंगपत्तनम की संधि करनी पड़ती है। श्रीरंगपत्तनम की संधि करनी पड़ती है। कब होती है, 1792 में। ठीक है, और इस समय हारता किससे है, कॉर्नवालिस से। कॉर्नवालिस इस समय गवर्नर था। ठीक है दोस्तों, अब श्रीरंगपत्तनम की संधि में क्या क्या चीजें थी, एक दो पॉइंट के माध्यम से हम जानते हैं। पहला, तृतीय आंग्ल मैसूर, इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें भी इन तीनों का, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में भी इन दोनों का त्रिगुट तैयार हुआ था। इसका कॉर्नवालिस ने मराठा और निजाम को यह कहते हुए अपने में मिला लिया था, यदि आप लोग मैसूर को जीतते हैं, मैसूर को जीतने में हमारी सहायता करते हैं, तो हम जितने भी जीते गए प्रदेश हैं उसमें से आधा आपको दे देंगे, जो जो क्षेत्र आप चाहोगे। तो तीनों ने फिर साथ मिलकर लड़ाई की और श्रीरंगपत्तनम के माध्यम से मैसूर का आधा राज्य हड़प लेते हैं। मैसूर का आधा राज्य हड़प लिया जाता है। हड़प लिया जाता है, आधा राज्य हड़प लिया जाता है और उसमें से एक बड़ा भाग निजाम को दिया जाता है और दूसरा बड़ा भाग किसको दिया जाता है, मराठियों को दिया जाता है। बाकी जो शेष बचा वो ब्रिटिश कंपनी स्वयं लेती है। और दूसरा क्या था, युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू से लगभग 3 करोड़ रुपए की मांग की जाती है। 3 करोड़ रुपए की मांग, और साथ ही टीपू के 2 बेटों को ब्रिटिश कंपनी के पास रखना था शांति के लिए। ब्रिटिश कंपनी के पास शांति के लिए रखना था कि यदि इनके दोनों बेटे रहेंगे तो ये पलट के हम पे हमला नहीं करेंगे। इस वजह से इसने 2 बेटों को अपने पास रख लिया था। तो श्रीरंगपत्तनम की संधि में ये 3 चीजें आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं। जब यहाँ पे कॉर्नवालिस पूरी तरीके से दोस्तों जीत गया था, अब आगे हम चलते हैं। जब यहाँ कॉर्नवालिस पूरी तरीके से जीत गया था, बहुत सारे इतिहासकार कॉर्नवालिस की आलोचना इस आधार पे करते हैं कि जब वो पूरे मैसूर को अपने में मिला सकता था, अपने क्षेत्र में मिला सकता था, तो उसके आधे राज्य को ही क्यों लिया। तो कॉर्नवालिस की यहाँ एक बहुत ही बड़ी कूटनीतिक चाल थी। उसको पता था यदि हम पूरे मैसूर को अपने में मिला लिया तो उसमें से आधे से अधिक हमको मराठा और निजाम को देना पड़ेगा। इसलिए उसने मैसूर को पूरी तरीके से नहीं मिला और आधे राज्य को लिया, उनमें से आधे से ज्यादा मराठे को दिया और निजाम को दिया, बाकी राज्य अपने पास रखा। और 3 करोड़ जो रुपए लिया वो अलग था और उनके दोनों बेटों को रखने की शांति प्रस्ताव के रूप में रखा, वो अलग चीज थी। तो अब यहाँ पे दोस्तों कॉर्नवालिस कहता है
कि हमने अपने मित्रों को, एक बहुत प्रसिद्ध कथन है कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बगैर हमने अपने शत्रु को पंगु बना दिया। मित्र कौन थे? निजाम और मराठे। शत्रु कौन था? हैदर अली या मैसूर राज, टीपू सुल्तान। तो उसने यही किया कि दो छोटे छोटे क्षेत्र देकर हम एक बड़ी शक्ति जो ब्रिटिश कंपनी के लिए बहुत ही परेशानी खड़ी करती, हम उसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिए हैं और इन लोगों को थोड़ा थोड़ा क्षेत्र दे दिए हैं, इनको उभरने भी नहीं दिया है। ठीक है, इस संदर्भ में इन्होंने कहा था। क्वेश्चन में आपसे पूछे तो आप बता देना कि किस संदर्भ में कॉर्नवालिस द्वारा यह कथन कहा गया था। अब चौथे युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी दोस्तों? आपको पता है वेलेस्ली जब गवर्नर जनरल बनकर आता है तो वो एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल रहता है और सहायक संधि के माध्यम से अधिकतर क्षेत्रों को वो आपस में मिलाना चाहता था। और जब मैसूर से बात हुई, मैसूर से बात होने के बाद टीपू सुल्तान ने वेलेस्ली की सहायक संधि मानने से इनकार कर दिया, तो वेलेस्ली ने गुस्से में आकर उस राज्य को पूरी तरीके से, मैसूर को पूरी तरीके से हड़पना चाहा और यही पृष्ठभूमि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के पृष्ठभूमि बनती है, कारण बनती है। तो आपको पता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, तो ये दोस्तों 1799 में। यहां पे टीपू सुल्तान का एक बहुत ही अच्छा कथन है जिसमें उन्होंने कहा है कि शेर की तरह जीते हुए एक दिन जीना अच्छा है, भेड़ों की तरह या गीदड़ों की तरह घुट घुट कर जीने से कहीं अच्छा है मर जाना। तो ये किसने बोला था दोस्तों? टीपू सुल्तान ने बोला था। शेर की तरह जीना एक दिन बेहतर है, गीदड़ों की तरह घुट घुट कर जीना बेहतर नहीं है। तो ये कथन टीपू सुल्तान का था। और जब युद्ध हुआ 1799 में तो श्रीरंगपट्टनम को पूरी तरीके से घेर लिया गया वेलेस्ली के सैनिकों द्वारा और अंततः 1799 को टीपू सुल्तान लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाता है और इस पूरे क्षेत्र को, यानी मैसूर का जो आधा क्षेत्र बचा था उसे भी ब्रिटिश कंपनी द्वारा अपने साम्राज्य में मिला लिया जाता है। और पहले का जो वाडियार वंश था वहीं पे, आपको मैंने अभी थोड़ी देर शुरुआत में बताया था, वहीं पे कृष्णराज द्वितीय को शासक बना दिया जाता है और उससे सहायक संधि कर ली जाती है। इस तरह उसने मैसूर को पूरी तरीके से ब्रिटिश कंपनी के अधीन ला दिया और अपना वहां पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। दोस्तों अब एक दो विशेष बातें आपको जानना जरूरी है कॉन्सेप्ट के रूप में, वो हम विशेष करके देख लेते हैं। कभी आपसे पूछा जा सकता है, कॉन्सेप्ट के रूप में लिया जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में उपनिवेश के दौरान ब्रिटिश कंपनी की सबसे बुरी हालत किस टाइम थी, तो वो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के टाइम थी। क्यों? क्योंकि भारत में भी, अगर भारत की बात की जाए और अमेरिका की बात की जाए, भारत में भी त्रिगुट तैयार हुआ है ब्रिटिश के खिलाफ। कौन कौन? हैदर अली, मराठा और निजाम। इन तीनों के द्वारा भारत में भी उनके खिलाफ युद्ध किया जा रहा है और शिकस्त दी जा रही है। यही चीज अमेरिका में भी हो रहा है। अमेरिका के लोगों का साथ फ्रांस भी दे रहा है, हॉलैंड भी दे रहा है, स्पेन भी दे रहा है और इन चारों से अकेले ब्रिटिश कंपनी लड़ रही है। ब्रिटिश कंपनी इस जगह भी बहुत कमजोर हो चुकी है और यहां भी इस टाइम बहुत कमजोर थी। तो ये दौर था 1780-81 के बीच का। ये ब्रिटिश कंपनी का पूरे विश्व में सबसे बुरी हालत स्थिति में था। तो ये चीजें आप कभी कॉन्सेप्ट के रूप में, अगर आप यूपीएससी जैसे देने जा रहे हैं, आपसे पूछेगा तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, या वैसे भी छोटे मोटे एग्जाम में पूछेगा तो आप यहाँ इसको कोट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अभी तक हमने जितना पढ़ा उसको 2 मिनट में, जैसे हर दिन हम रिवीजन करते हैं वैसे हम इसको भी रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं दोस्तों। प्रथम कर्नाटकी, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक लड़ा, कब से कब के बीच हुआ? तो 1767 से 1769। इस समय मैसूर का शासक कौन था? हैदर अली था। और यहां पे आपको कहा जाए कि ब्रिटिश कंपनी का गवर्नर कौन था?
तो वेरलेस्ट था, ये आप याद रखना, वेरलेस्ट था। और ये युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो मद्रास की संधि के तहत। सेकेंड युद्ध की बात किया जाए, 1780 से 1784 के बीच लड़ा गया। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। कौन सी संधि के तहत द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ? मंगलौर की संधि। विशेष के रूप में कहा जाए तो इसी दौरान हैदर अली की मृत्यु भी हो जाती है। हैदर अली की मृत्यु हो जाती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। तीसरे की बात अगर की जाए तो कब से कब तक लड़ा गया? 1790 से 1792। इस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस था। किस संधि के तहत तीसरा युद्ध समाप्त हुआ? तो आपको पता है श्रीरंगपत्तनम की संधि। इस समय आ चुका है टीपू सुल्तान, सेकंड में ही लास्ट में आ जाता है और इस टाइम पूरी तरीके से टीपू सुल्तान ही रहता है। अगर चौथे की बात की जाए तो ये 1799 में लड़ा गया। इस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? वेलेजली था। इसमें कोई संधि नहीं होती क्योंकि मेन जो शासक था टीपू सुल्तान वो मारा गया, श्रीरंगपत्तनम के किले में ही मार दिया गया। अब आपको दोस्तों एक नजर में चारों युद्ध कब से कब लड़े गए और उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था, कौन कौन सी संधि हुई, विशेष क्या था? हैदर अली की मृत्यु सेकेंड युद्ध के टाइम हो गई थी और चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान को भी मारा जाता है और अंत में जाकर यहाँ वाडियार वंश के शासक कृष्णराज द्वितीय को गद्दी पर बैठा दिया जाता है और उससे सहायक संधि कर ली जाती है बेरेजली के द्वारा। दोस्तों अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे आंग्ल मराठा युद्ध और जानेंगे कि किस प्रकार से 3 युद्धों के माध्यम से मराठों को पूरी तरीके से हराया जाता है और वहां अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया जाता है। आज की क्लास हमारी आपको कैसे लगी? यदि आपको क्लास हमारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।